राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 18 फ्रॉम आईएससी बुक प्रोबेबिलिटी। 18C एक्सरसाइज हाफ हमने कवर कर ली थी लास्ट वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली वन आफ्टर द अदर फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ द कार्ड्स आर नॉट रिप्लेस्ड। अब कार्ड्स को रिप्लेस नहीं किया गया है, ठीक है। और आपने ड्रॉ क्या किया, 4 कार्ड्स को। कौन से? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम आर एसेस। अब देखो एस होते कितने हैं, एस होते हैं 4। तो पहला वाला विदाउट रिप्लेसमेंट है, उसको जब एक कार्ड आपने मतलब निकाल लिया है तो उसको दोबारा अंदर नहीं डालना है, मतलब उसमें पूरे बाकी प्लेइंग कार्ड्स में मिक्स नहीं किया है। तो देखो टोटल कार्ड्स होते हैं 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एसेस, चारों एसेस निकालने हैं। फर्स्ट एस निकालोगे 52 में से एक निकालोगे, उसके बाद 51 में से, क्योंकि देखो एक कार्ड जो निकाल लिया उसको साइड पे रख दिया है ना, तो 51 मतलब 3 में से एक निकालोगे, फिर 2 में से एक। देखो टोटल में भी एक कम होता जाएगा क्योंकि आप जो कार्ड निकाल रहे हो उसको साइड पे रखते जा रहे हो, इंटू 1/49। कटिंग कर लो जितनी होती है। 4 के टेबल में 13, 17 के टेबल में 51 3 पे, और 2 के टेबल में 25। तो आपके पास आ गया 1/13, 1/17, 1/25, 1/49, दैट इज इक्वल टू 1/270725। ये आ गया आपका आंसर। इसको कैलकुलेट करोगे तो इतना ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। A and B are two candidates seeking admission in IIT. The probability that A is selected is 0.5. A के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.5। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ A and B are selected, अगर दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन, 0.3। इज इट पॉसिबल दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ B गेटिंग लेस देन B गेटिंग सिलेक्टेड इज 0.9। तो कहते जो B की प्रोबेबिलिटी है वो 0.9 हो सकती है। अच्छा यहाँ देखना, मैंने यहाँ 0.3 लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर दिया है एंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ A एंड B आर सिलेक्टेड इज एट मोस्ट 0.3, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 0.3 है, 0.3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा, मतलब इससे क्या है, कम है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अब देखो, क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, बिकॉज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला होता है पी ए डॉट पी बी, मतलब पी ए इंटू पी बी। अब आपको दिया क्या हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू 0.3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, पी ए इंटू पी बी इज लेस देन इक्वल टू 0.3। पी ए की वैल्यू दी हुई है 0.5 इंटू पी बी शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.3। 0.5 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का, लेस देन इक्वल टू 0.3/0.5। इसको लिख सकते हो 3/5, क्योंकि बाय 10 लगा के वो कैंसिल हो जाएंगे। आपका आ गया 3/5। तो 3/5 होता है आपका, प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 0.6 से छोटी छोटी। और इन्होंने पूछा था कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो 0.9 हो सकती है। अब देखो 0.6 से छोटी होगी तो 0.9 तो हो नहीं सकती, है ना, देयरफॉर नॉट पॉसिबल। तो प्रोबेबिलिटी जो है बी की वो 0.9 से छोटी, 0.9 नहीं हो सकती, 0.6 से छोटी हो सकती है। क्लियर? लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है। देखो पी ए की वैल्यू दी हुई है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए दिया हुआ है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी दिया हुआ है 1/4। तो आपको चेक करना है कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं कि नहीं।
तो A and B will be mutually exclusive if अगर A इंटरसेक्शन B आपका फाई आ जाए, या प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितनी आ जाए, 0। तो देखो यहाँ पे A की वैल्यू दी हुई है, P B बाई A दी है, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 1/2 है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, इंटरसेक्शन आपको नहीं पता, A की है 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू आ गया 1/8 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर नॉट एक्सक्लूसिव। तो ये एक्सक्लूसिव तो है नहीं। तो सेकंड पार्ट में पूछा है ए और बी इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए आपको ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी प्रूव कर दोगे तो ठीक है। तो इसके लिए इंटरसेक्शन चाहिए, वो हमने फाइंड कर लिया है। ए की वैल्यू चाहिए, वो आपको पता है, बी की नहीं पता। अब बी की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए बाय बी 1/4, इंटरसेक्शन 1/8 बाय पी बी। तो ये आ गया आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/8 बाय 1/4। तो ये आपके पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब चेक करना है, लेफ्ट हैंड साइड करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 1/8। राइट हैंड साइड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए की प्रोबेबिलिटी 1/4, बी की 1/2, 1/8, दोनों सेम आ गए। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर ये दोनों क्या है आपस में, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इजी थे क्वेश्चन। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो 11th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, एन एंटी एयरक्राफ्ट गन कैन टेक अ मैक्सिमम ऑफ 4 शॉट्स एट एन एनिमी plane moving away from it. So the probability of hitting the plane at the first, second, third and fourth shot are this. What is the probability that gun hits the plane? अब देखो हिट करेगी तो इसमें तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। हो सकता है इसने हिट किया बाकियों ने हिट नहीं किया, हो सकता है इसने हिट किया बाकियों ने हिट नहीं किया, इसने हिट कर दिया थर्ड शॉट में हिट हो गया बाकियों में नहीं हुआ, फोर्थ में हो गया बाकियों में नहीं, या हो सकता है पहले 2 में हो गया, मतलब बहुत सारे केसेस हो जाएंगे। तो उसको करने की बजाय आप क्या करो कि प्रोबेबिलिटी उसकी निकालो कि हिट हुआ ही नहीं, क्योंकि ये सारे इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, सब शॉट अलग अलग है। तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट शॉट में हिट होने की दी हुई है 0.4, प्रोबेबिलिटी इन सेकंड शॉट की दी हुई है 0.3, थर्ड की दी हुई है 0.2, फोर्थ की दी हुई है 0.1। तो देखो आप निकाल लो कि इनमें से हिट नहीं हुआ, तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट में हिट ना होने की कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस 0.4, 0.6। ऐसे ही सेकंड में हिट ना होने की 0.7, थर्ड में हिट ना होने की 0.8। देखो मैंने 1 में से माइनस कर दिए हैं सारे और कुछ नहीं किया। फोर्थ में हिट ना होने की 0.9। अब देखो ये सारे क्या हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो इसका मतलब है कि probability that gun did not hit the plane इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट से नहीं हुआ, सेकंड से नहीं हुआ,
थर्ड से भी हिट नहीं हुआ और फोर्थ से भी हिट नहीं हुआ, सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। तो ये आ जाएगा 6/10, 7/10, 8/10 एंड 9/10। इनको मल्टीप्लाई करोगे 3024/10,000। अब आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी हिट होने की, वो कैसे आ जाएगी 1 माइनस 3024/10,000। तो ये सॉल्व करके आपके पास आएगा 6976/10,000। तो ये बन गया आपका 0.6976 इज इक्वल टू 0.698। नियर अबाउट आंसर इतना आ जाएगा आपका। आई होप आपको क्लियर होगा। देखो जो ऐसा केस आता है ना जिसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं, उसमें उल्टा फाइंड करके उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लो, उसको 1 में से माइनस कर दो, तो आपके पास आ जाता है कि कभी तो हिट हुआ है सब में से। ठीक है, अब अगला देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट हैपन्स इज इन वन ट्रायल ऑफ एक्सपेरिमेंट इज 0.4। एक ट्रायल में हिट होने की, 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट ए हैपन्स एट लीस्ट वंस। कम से कम एक बार तो हुआ है, तो इसमें भी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, हिट हुआ ही नहीं। तो प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट डजंट हैपन, होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, तो 1 माइनस 0.4 0.6 आ जाएगा। तो अब प्रोबेबिलिटी ये 1 ट्रायल में है, तो 3 ट्रायल में निकालनी है। हैपन इज इक्वल टू 6/10, 6/10 3 ट्रायल है ना, एक ट्रायल में नहीं होने की ये है, 3 ट्रायल्स में नहीं होने की 216/1000 होगी। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है आपने, ए हैपन्स एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो होती है। तो 1 माइनस 216/1000 दैट इज इक्वल टू 784/1000। तो ये आ गया 0.784। ये आ गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे, है ना। तो ये 11 सम के सारे पार्ट ऐसे ही हैं कि आपको नहीं की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और यस की आपके पास आ जाएगी। अ मैन किल अ बर्ड वंस इन 3 शॉट्स। 3 शॉट में से किसी एक से किल कर देता है, मार देता है, ठीक है, बर्ड को, ऑन द assumption दैट ही फायर्स 3 शॉट्स। अब 3 शॉट मारता है वो। अब देखो 3 शॉट में से एक शॉट लगता है बर्ड को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किलिंग अ बर्ड इज इक्वल टू होगी 1/3। तो प्रोबेबिलिटी बर्ड को नहीं मतलब वो होता हिट होता, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/3। ठीक है, तो अब व्हाट इज द चांस दैट अ बर्ड इज किल्ड। अब बर्ड किल हो गया, तो हो सकता है एक शॉट में हुआ है, हो सकता है 2 में हो गया, और 2 कौन से शॉट्स में हुआ है, फर्स्ट में हो गया, सेकंड में हो गया, थर्ड में नहीं हुआ, फर्स्ट में हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, थर्ड में हो गया। तो बहुत सारे केसेस हैं, तो आप क्या निकालोगे कि तीनों शॉट्स में हिट नहीं हुआ, बर्ड इज नॉट किल्ड, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फर्स्ट शॉट में भी नहीं हुआ, सेकंड में भी नहीं हुआ, थर्ड में भी नहीं हुआ, तो आपके पास आ गया 8/27। तो प्रोबेबिलिटी आपको किसकी निकालनी है, बर्ड इज किल्ड, तो उसकी कितनी आ जाएगी 1 माइनस 8/27 दैट इज इक्वल टू 27 माइनस 8/27। ये आ गया आपका 19/27। ये आ गया आपका आंसर। तो इसका है नेक्स्ट पार्ट 4th। अ पीस ऑफ इक्विपमेंट विल function only when all the 3 parts A, B, C are working. The probability of part A failing during 1 year is 1/6. अब ए पार्ट काम नहीं कर रहा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, बी के काम ना करने की प्रोबेबिलिटी 1/20 है, सी की 1/10 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इक्विपमेंट विल फेल बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। तो आप क्या करोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकालोगे कि वो काम कर रहा है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्किंग निकाल लोगे, आपको फेल की दी हुई है, वर्किंग की निकालनी है, ए की वर्किंग की। तो ए वर्क कर रहा है, ए फेल हो गया, 1/6 है उसकी,
तो 1 - 1/6 तो उसको वो काम कर रहा है, 6 में से 5 बार काम कर रहा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के वर्क करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1 - 1/20 दैट इज 19/20। सी के वर्क करने की 1 - 1/10 दैट इज इक्वल टू 9/10। तो ये आ गई नॉट वर्किंग की, सॉरी वर्किंग की। तो प्रोबेबिलिटी दैट ए बी सी वर्किंग की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/6, 19/20, 9/10। तो कटिंग देख लो कितनी होती है, वो कर दो। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 5 4 ज़ा 20, तो 19 3 ज़ा 57/80। तो अब आपने निकालनी है ए बी सी के फेल होने की, मतलब वो काम नहीं कर रहा है इक्विपमेंट, तो उसकी आ जाएगी 1 - 57/80 दैट इज 80 - 57/80। ये आ गया आपके पास 23/80। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 4। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 5। द प्रोबेबिलिटी दैट ए हिट्स अ टारगेट इज, ए के हिट करने का है प्रोबेबिलिटी 1/3, बी के हिट करने की 2/5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट विल बी हिट। अब टारगेट हिट हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखो ए हिट हो गया, हो सकता है ए से हुआ बी से नहीं हुआ, हो सकता है बी से हुआ ए से नहीं हुआ, हो सकता है दोनों से हो गया, तो 3 केस हो गए। तो पहले आप निकाल लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से हिट नहीं हुआ, मतलब नहीं का निकाल के हम उसको 1 में से माइनस कर देंगे। बी से भी नहीं हुआ 2/5, तो प्रोबेबिलिटी डिड नॉट हिट की विल नॉट हिट, हिट ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 2/3, 2/5, 3/5 सॉरी, नहीं होने की 3/5 है यहाँ पर, क्योंकि देखो 2/5 था, 1 में से माइनस करोगे 3/5 आ जाएगा, तो ये आ गया 2/5। तो प्रोबेबिलिटी हिट होने की आ जाएगी 1 - 2/5, 5 - 2/5 दैट इज इक्वल टू 3/5। ये आ गया आपका आंसर। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 11 फिनिश होता है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है, फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी दैट मैन विल बी अलाइव 25 ईयर्स हैंस इज 0.3। अब देखो ए के मैन के अलाइव होने की प्रोबेबिलिटी है 0.3 दैट इज 3/10, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट हिज वाइफ विल बी अलाइव, उसकी वाइफ के अलाइव होने की प्रोबेबिलिटी है 0.4 दैट इज इक्वल टू 4/10। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आफ्टर 25 ईयर्स बोथ विल बी अलाइव, दोनों ही मतलब ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ विल बी अलाइव की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो आपके पास आ गया 3/10 इंटू 4/10 दैट इज इक्वल टू 12/100, 0.12। ये आ गया आपका आंसर। ओनली द मैन विल बी अलाइव, ओनली मैन विल बी अलाइव, तो देखो उसके लिए आपको वुमेन के नहीं अलाइव होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट इज 1 - 4/10, 6/10। अगर मैन अलाइव है इसका मतलब है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन नॉट अलाइव, मैन के अलाइव होने की 3/10 है, वुमेन के अलाइव ना होने की 6/10 है, 18/100 दैट इज इक्वल टू 0.18। ये आ गया आपका आंसर। तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर सी। ओनली द वुमेन विल बी अलाइव, ये सी पार्ट है, ठीक है, सी और डी मैंने इकट्ठे लिखे हैं यहाँ पर। सी पार्ट है ओनली वुमेन विल बी अलाइव। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन के अलाइव होने की प्रोबेबिलिटी थी 3/10, तो मैन के ना अलाइव होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 7/10, वुमेन के अलाइव होने की प्रोबेबिलिटी 4/10 है, तो आपको निकालनी है ओनली वुमेन विल बी अलाइव, तो इसका मतलब है मैन अलाइव नहीं है, वुमेन अलाइव है, तो 7/10 इंटू 4/10 दैट इज इक्वल टू 28/100।
100, 0.28, ये आ गया आंसर। तो डी पार्ट है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन विल बी अलाइव, दोनों में से एक तो है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि या तो मैन है वुमेन नहीं है, या तो फिर वुमेन अलाइव मैन अलाइव नहीं है वुमेन अलाइव है, या फिर दोनों ही अलाइव है, ठीक है। अब मैन अलाइव है वुमेन अलाइव नहीं है, ये हमने पिछले पार्ट में फाइंड करा था, तो उसी का आंसर लिख लेते हैं। देखो मैन ओनली मैन विल बी अलाइव 0.18 था, ओनली वुमेन विल बी अलाइव इसका आंसर था आपका 0.28, और दोनों अलाइव हैं उसका आंसर था आपका 0.12। तो आप इन सभी को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.58, ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर 2। The probability that Krishna will be alive 10 years hence is 7/15. Probability of कृष्णा के अलाइव होने की प्रोबेबिलिटी है 7/15, और हरि के अलाइव होने की प्रोबेबिलिटी है 7/10। फाइंड दैट बोथ कृष्णा एंड हरि विल बी डेड। अब डेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये तो अलाइव होने की है, तो डेड होने की हो जाएगी नॉट अलाइव निकाल के 1 - 7/15 दैट इज इक्वल टू 8/15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हरि के डेड होने की 1 - 7/10 दैट इज 10 - 7/10 3/10। तो दोनों के डेड होने की प्रोबेबिलिटी बोथ डेड की कितनी आ जाएगी? इसका मतलब है कि कृष्णा भी डेड है और हरि भी। तो 8/15 3/10 आपके पास आ जाएगा 3 × 5 = 15, 2 × 4 = 2 × 5 = 4/25, ये आ गया आपका आंसर। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 12 फिनिश होता है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है a bag contain 3 white, 2 black and 4 red balls. White balls हैं 3, black balls हैं 2, red balls हैं 4. Find the probability of drawing a white ball, a black ball and a red ball in succession in that order. तो देखो probability of white ball हो जाएगी 3/9। अब देखो इन्होंने ये नहीं बोला कहीं पे भी कि रिप्लेसमेंट है या नहीं है, ठीक है। तो पहले विद रिप्लेसमेंट कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल होगी 3/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल हो गई 2/9, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हो गई 4/9। अब ये तो है कि विदाउट रिप्लेसमेंट अगर करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग वाइट बॉल, ब्लैक बॉल एंड रेड बॉल इज इक्वल टू 3/9, 2/9 एंड 4/9। 3 × 3 = 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 8/243। ये तो आ गया आपका अगर आपकी रिप्लेसमेंट नहीं होती तब। अब सॉरी ये विद रिप्लेसमेंट है कि दोबारा अंदर डाल दी है बॉल, ठीक है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट अगर है तब प्रोबेबिलिटी वाइट बॉल, ब्लैक बॉल और रेड बॉल निकालने की। देखो वाइट बॉल निकालोगे वो तो 3/9 ही है ना। अब 9 एक बॉल निकाल के उसको दोबारा बैग में नहीं डाला तो इसका मतलब है टोटल तो 8 रहेगी, ठीक है। तो 2 में से कोई एक ब्लैक निकलेगी, अब टोटल में 7 रहेगी। रेड में से तो कोई कम नहीं हुई, तो रेड 4 में से निकलेंगी, ठीक है। 2 × 4 = 8, 4 के साथ 4 कैंसिल, 3 × 3 = 9, तो ये आ गया 1/21 आपका आंसर। तो बुक में कहीं लिखा नहीं था कि यहाँ रिप्लेसमेंट से निकालना है या विदाउट रिप्लेसमेंट से, तो दोनों से ही आंसर हमने
फाइंड करती है। लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, अ प्रॉब्लम इन फिजिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स ABC हुज चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट आर 1/3, 1/4। अब देखो प्रोबेबिलिटी कि ए से प्रॉब्लम सॉल्व होती है उसकी है 1/3, बी से सॉल्व होती है 1/4, सी से प्रॉब्लम सॉल्व होती है 1/2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो प्रॉब्लम सॉल्व होने का मतलब है कि हो सकता है ए से हुई है, बी सी से नहीं हुई, बी से हो गई, ए और सी से नहीं हुई, सी से होगी, ए बी से नहीं हुई, हो सकता है ए और बी दोनों ने कर दी, सी से नहीं हुई। तो देखो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। तो आप क्या करो, पहले निकाल लो कि प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई, फिर उसको हम 1 में से माइनस कर देंगे। तो ए से सॉल्व नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी 1 - 1/3, 2/3। बी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, 1 - 1/4, 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ C0 1 - 1/2, 1/2। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी किसकी, नॉट सॉल्व्ड की प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, PA0 इंटू PB0 इंटू PC0। तो आपके पास आ जाएगा 2/3, 3/4, 1/2। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। तो प्रोबेबिलिटी सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1 - 1/4, दैट इज 3/4। ये आ गया आपका आंसर। तो इसका सेकंड पार्ट है, 3 persons ABC solved a problem independently with the probabilities 1/3। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 1/3, बी से सॉल्व होने की 1/4, सी से सॉल्व होने की 1/5। तो आपने निकालनी है, सेम क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो पहले आप निकाल लोगे कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं, 2/3 आ जाएगा, 1 में से माइनस करोगे तो नॉट नॉट आ जाता है ना, 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ C0 4/5। तो प्रोबेबिलिटी नॉट सॉल्व्ड की आ जाएगी आपकी 2/3, 3/4, 4/5। तो ये आ गया आपका 2/5। तो प्रोबेबिलिटी सॉल्व हो गई प्रॉब्लम, उसकी आ जाएगी 1 - 2/5, 5 - 2/5। तो ये आ गया आपका 3/5। क्लियर, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे।